सही। मैंने मिस्टेक कर दी। एक मैं वो क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एसिड में आई इंटेग्रिटी नहीं था, आइसोलेशन था। मैंने अभी दोबारा चेक किया, वो आइसोलेशन है, इंटेग्रिटी नहीं है। तो उस वजह से सारा कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो जाएगा आप लोगों का। एक दफा मैं इसको क्लियर कर दूं। ऑटोनॉमी तो ऑटोनॉमी ही है, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। और कंसिस्टेंसी भी ठीक है, और ये आइसोलेशन है, इंटेग्रिटी नहीं है, और ये ड्यूरेबिलिटी है। सॉरी फॉर इनकंसिस्टेंसी फ्रॉम माय साइड, मैंने आइसोलेशन की जगह इंटेग्रिटी कह दिया। इनके मैं शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हो सकती है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, आइसोलेशन बेसिकली, जो मैं ऑटोनॉमी में कह रहा था वो आइसोलेशन था। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने उसको थोड़ा मिक्स कर दिया गलती से। ये है इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के जो आपके ऑपरेशंस हैं या ट्रांजैक्शन है, वो जो राइट हो रही हैं कंप्लीटली या नहीं हो रही। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या कह सकते हैं इसको बेहतर तरीके से। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एक तरीके से कह सकते हैं। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, मुझे पहले एक दफा इसको करने दो, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसी तबीयत थोड़ी डाउन उस वजह से और चीजें खराब हो रही हैं, और कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सर थोड़ी देर के लिए, लास्ट 10 मिनट्स की जो डिस्कशन एसिड के ऊपर हुई, वैसे तो मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको समझ लें आप लोग, ब्लैंक कर लें उसको, आप भूल जाएं। ठीक है, जो आपने उसके नोट्स भी बनाए उसको कैंसिल कर दें। ठीक है, क्योंकि उसमें दो तीन चीजें मिक्स हो गई हैं जिसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे भी माइंड में मिक्स हो गया था, तो मैंने भी आप लोगों को थोड़ा सा वो गलत गाइड कर दिया। ठीक है, तो उसको अभी ही क्लियर कर ले तो बेहतर है। एसिड प्रॉपर्टीज का टारगेट बेसिकली ये है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो डेटाबेस में रीडिंग एंड राइटिंग के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना। ठीक है, जिसको रोल बैक्स कहा जाता है। ठीक है, ये एसिड का काम होता है। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टीज इसी के लिए हैं। एसिड चार प्रॉपर्टीज से मिलके बना है। ठीक है, ऑटोनॉमी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन है या जो भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या तो वो कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाए या तो बिल्कुल ना हो। इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं 1000 रिकॉर्ड्स राइट कर रहा हूँ, तो या तो वो 1000 रिकॉर्ड्स पूरे राइट हो जाएं या तो एक भी राइट ना हो। यानी अगर 990 है तो ऑपरेशन मेरा रोल बैक हो जाए, दोबारा से स्टार्ट होके जब तक 1000 ना हो रहा हो, तब तक वो उसको राइट नहीं करेगा, अदरवाइज वो नॉट पे रहेगा।
ठीक है, राइट ऑल और नॉट, इसको ये भी कह सकते हैं। कंसिस्टेंसी ये है कि जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, रीड के हैं, राइट के हैं, वो इफेक्ट ना करें आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, कि मल्टीपल रीड्स एंड राइट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से आपके डेटाबेस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, आइसोलेशन इज इंडिपेंडेंस, जिसकी मैंने ऑटोनॉमी में बात कर दी थी। तो इंडिपेंडेंस आइसोलेशन, कि आपके जो रीड राइट ऑपरेशन है वो सारे एक दूसरे से आइसोलेटेड हो। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगी जब रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन की, तो वो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और सबका फ्लो सही चलता रहेगा। ड्यूरेबिलिटी, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी आप डाटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो मेक श्योर ये हो जाए कि जो डाटा रीड या राइट आप कर रहे हैं वो डेटाबेस में भी राइट हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज को वैलिडेट करना। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें मिक्स हो गई थी, तो उसको क्लियर करना जरूरी था। तो जो पिछले नोट्स थे काइंडली उसको डिस्कार्ड करते हैं, ये एक्चुअल इसको आप कॉन्सेप्ट को याद रख लें। सॉरी अगेन, ये थोड़ा सा मुझसे थोड़ा मिक्स हो गया, तो उस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब ये क्लियर है? ये बता दें वरना मैं एक दफा रिपीट कर दूं इसको, एसेट को अगेन। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ। देखो, रोल बैक का मतलब ये होता है, मैं अगेन शुरू से बता देता हूँ, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। एसिड प्रॉपर्टीज को यूज करने का हमारा टारगेट ये होता है कि हम रोल बैक्स को मेंटेन कर सके। रोल बैक का मतलब ये होता है कि एक्शन रोल बैक, एक्शन रोल बैक ये होता है कि अगर मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ डेटाबेस के ऊपर, तो अगर मेरा परफॉर्मिंग एक्शन किसी वजह से भी फेल हो जाए, तो वो इनिशियल स्टेट जहां से मैंने शुरू किया था वहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, रोल बैक का मतलब ये होता है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे मैं अगर 10 नाम, 10 नेम्स की लिस्ट बेसिकली डेटाबेस में राइट कर रहा था, उनमें से 5 नेम्स राइट हो गए और 5 नेम्स से पहले मेरे ट्रांजेक्शन या डेटाबेस का कनेक्शन लॉस हो गया। ठीक है, तो वो 5 नेम्स भी मेरे डेटाबेस में राइट ना हो, इसके बजाय अगेन जो 10 की लिस्ट है वो दोबारा मेरा डेटाबेस ले और वो 10 की लिस्ट को दोबारा राइट करे, ये रोल बैक होता है। ठीक है, तो उस इन रोल बैक को मैनेज करने का जो तरीका है डेटाबेसेस के अंदर, वो एसेट कहलाता है। ऑटोनॉमी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑटोनॉमी ये है कि या तो आपके सारे रिकॉर्ड्स राइट हो जाएं या तो एक भी राइट ना हो, जो कि रोल बैक वाला जो काम हम कह रहे हैं एक तरीके से। या तो सारे रिकॉर्ड राइट हो, अगर सारे नहीं हो रहे तो इसका मतलब एक भी राइट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, अगर हम मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली डेटाबेसेस के अंदर होता है कि हम मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही वक्त में अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई कुछ लोग रीड कर रहे होते हैं, कुछ लोग डेटाबेस में राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो रीड और राइट के ऑपरेशंस है, ये दोनों ऑपरेशंस या कोई भी ऑपरेशन हो डेटाबेस का, वो इफेक्ट ना करे उसकी परफॉर्म डेटाबेस की परफॉर्मेंस में। आइसोलेशन का मतलब ये है कि जितने भी आपकी ऑपरेशंस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। ड्यूरेबिलिटी, जो आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, जो भी डाटा है, वो डेटाबेस में राइट हो रहा है, इस चीज की कंफर्मेशन, इस चीज की वैलिडेशन। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजैक्शन भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, या वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं कि वो वाकई वो डेटाबेस में चीज राइट हुई या नहीं हुई। ठीक है, अगर राइट होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो इसका मतलब आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा रोल बैक करके। ठीक है, तो हर स्टेप के ऊपर रोल बैक हो सकता है जब आप डेटाबेसिस में काम कर रहे हैं। ऑटोनॉमी तो इसी चीज को देख रही है, कंसिस्टेंसी में भी कोई इशू हो रहा है तो आप रोल बैक्स को यूज कर सकते हैं। आइसोलेशन तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कि आपस में डिपेंडेंसी ना आए, और ड्यूरेबिलिटी भी रोल बैक्स के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एसेट प्रॉपर्टी है। अब क्लियर है?
ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एआई। एआई के लिए वैसे तो इसके मैं जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन एआई का जो कोर्स पढ़ाता हूँ उसमें इसका जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ उसी से मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो एक जनरल मैंने बहुत वो बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो मैं एक मिनट उसके लिए स्क्रीन स्विच कर लूँ और मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। उजैर अपना कैमरा ऑफ कर लो, तुम लेटे हुए सबको नजर आ रहे हो। अच्छा एक मिनट। हम्म, ये स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? चलिए जी, इससे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं एआई का। ठीक है, कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है वो है क्या, और क्यों यूज करते हैं हम, और क्यों का असल जवाब तो शायद मुझसे ज्यादा आपको भी मालूम होगा, लेकिन है क्या, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन एक मॉडर्न अप्रोच, एआई एंड मॉडर्न अप्रोच एक बुक है पीटर नॉर्विक की, उससे लेते हैं। ठीक है, तो इस वेब का लिंक मैं चलो मैं शेयर कर दूंगा, वो मसला नहीं। वो आपको मिल जाएगा लिंक, मसला नहीं, परेशान मत हो। तो जो पीटर नॉर्विक है वो एआई को जो डिफाइन करते हैं या जो डिस्कस करते हैं वो एज अ स्टडी ऑफ एजेंट्स करते हैं। तो उनकी डेफिनेशन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिहाज से फिर आगे बात कर लेते हैं। AI is the study of agents that exist in an environment and perceive and act. यानी कि एआई बेसिकली स्टडी ऑफ एजेंट्स हैं। ठीक है, एजेंट्स बेसिकली हमारा कोई भी एजेंट हो, चाहे वो रोबोटिक एजेंट हो, चाहे वो ह्यूमन एजेंट हो, चाहे वो एक गेम प्लेइंग एजेंट हो, चाहे वो एक पीस ऑफ कोड हो, डेट एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट वो एग्जिस्ट करता है। और उस इन्वायरमेंट में जिसमें भी वो एग्जिस्ट करता है वहां से वो रिसीव करता है थ्रू द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड एक्ट।
तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस डायग्राम को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बेसिकली इस डेफिनेशन को डिपिक्ट करने के लिए ज्यादा सूटेबल है। कि आपका जो एआई सिस्टम है, ठीक है, या जो आपकी एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली स्टडी ऑफ एजेंट्स है। और एजेंट क्या होता है? एजेंट कैन बी अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और पीस ऑफ कोड, or can be a robot, can be a combination of robot and code. बेसिकली नॉर्मली रोबोट्स जो होते हैं वो कोड और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है जो स्टैंडर्ड रोबोटिक एजेंट्स जितने भी होते हैं। और एजेंट कैन बी जस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और कोई भी एजेंट हो, वो जिस वर्ल्ड के अंदर रहता है वो उसका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। यानी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एजेंट डिजाइन किया गया है वो उसका एनवायरनमेंट होता है। और उस एनवायरनमेंट को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर, ठीक है, या सेंसर्स, मल्टीपल सेंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और उस सेंसर से ऑब्जर्व करने के बाद उस वर्ल्ड को, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा होता है उस वर्ल्ड में, उसके लिहाज से वो एक्शंस ले रहा होता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स और एक्चुएटर्स। मिसाल के तौर पे एक गेम प्लेइंग एजेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एजेंट है जो कि चेस प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये जो चेस प्लेइंग एजेंट है उसकी जो कैटेगरी है, जो टाइप है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर एजेंट है, ठीक है। और उसका जो सेंसर है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो चेस का वो टेबल है, या वो मैप है जिसको वो देख रहा है, जिसके ऊपर उसने मूव्स को चलना है, ठीक है। वो उसका परसेप्ट है बेसिकली, जो वो देख रहा है। और उसके लिए कोई कैमरा भी हो सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कमांड लाइन बेस्ड कोई गेम बनाया है तो कमांड लाइन के थ्रू उसका बेसिकली डिसीजन ले रहा होगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट जो भी आपकी चेस के गेम की आपने दी हुई है, उसके लिहाज से आपका एजेंट एक्शंस परफॉर्म करेगा। और कोशिश की यही होगी कि वो एक्शंस चूज करे जिससे वो उस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर सके, या उस वर्ल्ड के अंदर विन कर सके, या गोल अगर उसका डिफाइंड है कोई, जिस तरीके से चेस के अंदर गोल ये होगा कि वो चेस विन करे, तो उसका एक गोल है, तो उस गोल को हासिल करने की कोशिश करेगा थ्रू दी हेल्प ऑफ एक्शंस। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लें इसकी, जैसे वैक्यूम क्लीनर है। अगर एक आपका रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, तो उस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का जो वर्ल्ड है वो बेसिकली वो वर्ल्ड उसका वो या इन्वायरमेंट वो उसका रूम होगा या वो होम होगा, जहाँ पे वो बेसिकली आपने उसको डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक। उसके पास डिफरेंट सेंसर्स होंगे, लाइक डर्ट सेंसर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर, के कोई वॉल वगैरह तो नहीं आ जाए, ऑब्स्टेकल तो कोई नहीं आ रहा, ठीक है। उस चीज को वो बेसिकली देखते हुए ये सफाई का काम जो है वो कर रहा होगा। और इस सफाई को करने के लिए जो आपका एजेंट है वो अपने जो इफेक्टर्स हैं, जिस तरीके से उसका वैक्यूम पंप होगा जिससे वो डर्ट को, जहाँ पे भी डर्ट होगी उसको सक कर लेगा, और इस तरीके से वो रूम की या जो भी हाउस है या होम है उसकी वो सफाई कर रहा होगा। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट आपके एजेंट का बिहेवियर बेसिकली आइडेंटिफाई होता है। और एआई इसी चीज की पूरी स्टडी है कि अगर एनवायरनमेंट एक ही खास किस्म का हो तो क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ जाएं तो अ, आपके एजेंट के एक्शंस क्या होंगे। तो एजेंट्स के एक्शंस और एनवायरनमेंट की का बिहेवियर, इन दोनों के बीच में बेसिकली आपकी पूरी एआई नॉर्मली कह लें रिवॉल्व करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाना चाहते हैं। लाइन फॉलोइंग रोबोट का काम ये होता है कि स्ट्रेट एक रूम से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या जहाँ भी लाइन है उस लाइन को फॉलो करते हुए उस रूट को वो फॉलो करे। जिस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह अगर कभी यूज कर रहे हो या सुना हो उनके बारे में, तो उनको यूज करते हुए लोग
छोटी छोटी गाड़ियां बनाते हैं ऐसी कि जो बेसिकली एक स्पेसिफिक लाइन होती है उसी को फॉलो करते हुए चलती हैं। तो लाइन फॉलोइंग कार्स भी उनको कहा जाता है, लाइन फॉलोइंग रोबोट्स भी बनते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ अर्सा पहले मुल्तान के अंदर एक रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा, उसमें एक इंजीनियर ने एक रोबोट वेटर बनाया है, और वो बेसिकली सर्व करता है लोगों को पिज़्ज़ा, कि जिसका भी ऑर्डर होता है तो उस टेबल पे जाके बेसिकली वो सर्व कर देता है, तो वो भी एक तरीके का लाइन फॉलोइंग रोबोट है। तो हर एजेंट का इन्वायरमेंट की बेस के ऊपर उसके परसेप्ट्स होते हैं। परसेप्ट बेसिकली जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस बेसिकली परसेप्ट्स कहलाते हैं, और उन परसेप्ट्स के अगेंस्ट उसके कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं। तो एजेंट बेसिकली, अगर सिर्फ एजेंट की बात करें तो एजेंट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है, या आर्किटेक्चर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इन्वायरमेंट कैन बी स्टैटिक, कैन बी डायनेमिक, कैन बी सेमी डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि एक ही तरीके का इन्वायरमेंट है, कभी चेंज ही नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे एक चेस का बोर्ड है, तो वो हमेशा हमेशा एक तरीके ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि चेस के बोर्ड में कोई नई चीज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक रोड पे चलने वाला रोबोट है, या एक रोबोट है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार का एनवायरनमेंट बिल्कुल डायनेमिक है, कि आपको पता नहीं है कहाँ से ट्रैफिक में गाड़ी आ जाए, कहाँ से कोई कार आ जाए, कहाँ से कोई साइकिल आ जाए, कहाँ से कोई मोटरसाइकिल आ जाए, या कोई पेडेस्ट्रियन आ जाए, ठीक है। तो आपको नहीं पता, आपने आपका एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, तो आपका एजेंट उस एनवायरनमेंट में उस लिहाज से डिसीजंस ले रहा होता है। तो बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट अगेन, एंड बेस्ड ऑन द परसेप्ट्स, आपके एजेंट्स के एक्शंस होते हैं, और उसके पास मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनको इफेक्टर्स या एक्चुएटर्स कहा जाता है, उनकी हेल्प से वो उस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये एआई की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, जितने भी हमारे एआई सिस्टम्स हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लें आप, ठीक है, उनको हम 3 अ, तरीकों से बेसिकली कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी अगेन के जो जिस वर्ल्ड में वो, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, वो कैसा वर्ल्ड है, ठीक है। तो उसके लिहाज से उसके एक्शंस, जिसको हम बिहेवियर कह रहे हैं, और नेचर ऑफ एनवायरनमेंट अगेन, जिसके ऊपर मैं कह चुका हूँ, स्टैटिक है, डायनामिक है, सेमी डायनामिक है, व्हाटएवर। करंटली हम लोग एआई से जितना भी अचीव कर चुके हैं, या एआई को हम जितना भी यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक है, तो या एआई की जितनी भी एप्लीकेशंस हम लोग देख चुके हैं, मिसाल के तौर पे करंटली व्हाट थिंग्स एआई कैन डू फॉर यू। एआई कैन डिटेक्ट डिजीज फ्रॉम योर एक्सरे रिपोर्ट, ठीक है। एआई कैन प्रिडिक्ट who will win the match, either football or cricket. AI can predict what will happen in next elections, and AI can beat best human in AlphaGo game. ठीक है, AlphaGo एक गेम है जो कि जिसमें एआई का गूगल के डीप माइंड की टीम के सिस्टम ने वर्ल्ड चैंपियन को बेसिकली बीट किया था, ठीक है। इसी तरीके से एआई न्यूमरस एप्लीकेशन है जहाँ पे एआई चमकती दमकती नजर आ रही है। इसीलिए लोगों को आजकल शौक भी चढ़ा हुआ है कि एआई पढ़ने का, और एआई को हर तरीके से फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, मे बी हो मे बी ना हो, कुछ नहीं कह सकते अभी तो। लेकिन करंटली जितनी भी हमने अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं, या जितनी भी एआई को हम लोग देख चुके हैं, दैट इज वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको एएनआई भी कहा जाता है, वीक एआई भी कहा जाता है, ठीक है। वीक क्यों कहा जा रहा है? जब इतनी सारी एप्लीकेशंस हम लोग फायदे गिनवा रहे हैं कि भाई ये फायदा है, ये हम कर सकते हैं, एआई से हम ये काम कर सकते हैं। इवन हम एक बोर्ड पे एक ड्राइंग बनाए, उसकी एचटीएमएल सीएसएस जनरेट होकर हमारे पास एआई के थ्रू आ सकती है। तो ये सारे जब हम काम कर पा रहे हैं, तो एआई फिर वीक क्यों कह रहे हैं?
वीक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितनी भी एआई अभी तक हमारे पास अवेलेबल है वो डोमेन स्पेसिफिक है, बिल्कुल सिंगल पर्पस है। मल्टीपर्पस अभी तक एआई नहीं बन सकी है, ठीक है। जिस तरीके से ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन हैं, हम लोग मल्टीपर्पस है, ठीक है। एक इंसान के अंदर मल्टीपल सलाहियतें हैं, मल्टीपल वो काम कर सकता है। एक एआई सिस्टम जो चेस प्ले करने के लिए बनाया गया है वो अल्फा गो नहीं खेल सकता। एक एआई सिस्टम जो ड्राफ्ट खेलने के लिए बनाया गया है वो लूडो नहीं खेल सकता। एक एआई सिस्टम जो क्रिकेट खेलने के लिए बनाया गया है वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। अगर खेल भी ले तो अच्छा नहीं खेल सकता, ठीक है। दैट इज बेसिकली द चैलेंज के जिस वजह से हम इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, ठीक है। Some researchers think, yeah, some AI person thinks that at the end of this century, जिस स्पीड से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं एआई को यूज करते हुए, हम लोग नेक्स्ट माइलस्टोन जिसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है, हम उसमें पहुंच जाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की अगर डेफिनेशन की जाए तो ये है व्हेन एआई surpasses when AI equally performs like human, ठीक है। जिस तरीके से इंसान सारे अपने काम करते हैं एआई भी वो सारे काम करने लग जाए, ठीक है। मल्टीपर्पस होने के साथ साथ जिस तरीके से हम एक हमारी एक लाइफ है, जैसे हम डिग्री हासिल करते हैं तो एआई भी डिग्री हासिल करने लग जाए। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फ्रेंडशिप्स कायम करते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीजें करते हैं, वो सारी चीजें एआई भी करने लग जाए। तो दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल सोफिया, एक रोबोट है, ठीक है। उसकी वो एक प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल टुवर्ड्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि अभी तक कंप्लीटली नहीं हुआ है। मैं थोड़ा अगर टाइम बचा तो मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो डेट इज बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अगर हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, या हम उस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग ह्यूमंस का ही एक नया वर्जन बना सकते हैं, ठीक है, जो थ्योरीज कहती हैं। अपना नया वर्जन बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक नया इंसान खड़ा कर देंगे, वो तो हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक ने जो इंसान को सलाहियत दी है वो कभी भी नहीं इंसान वो सलाहियतें पैदा कर सकता। यानी कि हम अपने रेप्लिकास बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा माइंड है एक, ठीक है, मैंने एक चीज हासिल कर ली, मैं एआई पढ़ाता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब मेरी मेथोडोलॉजी को मेरा एक एजेंट लर्न कर ले, ठीक है, और वो एजेंट जाके पीएफ किट में पढ़ा ले। एक एजेंट और मैं ट्रेन कर दूं, वो मेरा एजेंट जाके माजू में पढ़ा ले। मैं एक और एजेंट ट्रेन कर दूं, वो एजेंट मेरा जाके किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा ले, और मैं सुकून से घर पे बैठा हुआ अपने घर वालों के साथ टाइम गुजार रहा हूँ। तो हो क्या रहा होगा कि मेरा माइंड यूज करते हुए वो मेरी चीजों को, मेरी नॉलेज को आगे डिलीवर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली नेक्स्ट लेवल थिंग है, जो लगता है कि अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीवेबल हो जाए तो ये हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ मशीन दैट कुड सक्सेसफुली परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। यानी ऐसे जितने भी टास्क जिनमें आपकी थिंकिंग लगती है, आप अपनी दिमाग की सलाहियतों को, अपनी नॉलेज को, विजडम को यूज करते हुए आप डिसीजन लेते हो या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वही सिमिलर बिहेवियर में अगर मशीन्स काम करने लग जाएं तो दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो टू सम साइंटिस्ट के 2040 के नजदीक ये चीज अचीवेबल हो जाएगी, टू सम साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अचीव हो जाएगी, टू सम साइंटिस्ट ये अचीव नहीं होगी, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है तो सून आफ्टर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एआई कह लें आप उसको, वो आ जाएगी। और वो बेसिकली ह्यूमंस को भी सरपास कर देगी। सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमंस, ह्यूमन कैपेबिलिटीज से भी आगे बेसिकली चले जाना, ठीक है। अटेंडेंस दे दें जी, दे दें अटेंडेंस।
लाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा, दे दें अटेंडेंस भाई। ठीक है, अच्छा। तो करंटली वी आर एट आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, and if we achieve successfully artificial general intelligence, then soon we will be achieving artificial super intelligence. But मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जैसे हम सोच रहे हैं, या जो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म कर ले, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन मतलब इंटेलिजेंस तो ऑब्वियसली, क्योंकि रिसर्च बढ़ रही है, काम हो रहा है, तो चीजें तो चलेंगी। लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होगा कि हम लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ द फ्रेम हो जाएंगे और एजेंट्स या हमारा एआई ही सारे काम कर रहा होगा। जब ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम एआई विल हेल्प अस इन डूइंग टास्क। आप ये कह सकते हैं कि जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, एआई हमारी उसमें हेल्प कर रहा होगा। लेकिन कंप्लीटली एआई चीजों को डील नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि मैं घर पे बैठा हूँ और मेरे सारे काम दुनिया भर के एआई कर रहा है मेरा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको भी उसके साथ इन लूप रहना होगा। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल का भी यही मानना है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई। ठीक है, और ये ऐसा ही में भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उटोपिया और डिस्टोपिया। या तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी कि हर चीज आपके एन मुताबिक, और कोई आपको काम नहीं करना, सारे काम आपका एआई करेगा, यही बोलेगा आप आराम फरमाए, मैं आपके सारे काम कर लूंगा। और या तो डिस्टोपिया हो जाएगा कि एआई बोलेगा कि इंसान तो है ही बेकार, किसी काम की नहीं है, इनको साइड में करो, हम सारे काम कर लेंगे, इनको खत्म करना शुरू कर दो। जैसा कि कुछ साईफाई फिल्म्स वगैरह में भी दिखाया गया है। अ, पता नहीं, अजीब अजीब सी कुछ फिल्म्स हैं, उनमें इस चीज को शो किया गया है। रोबोट, आई आई रोबोट है, और भी शायद और भी फिल्म्स हैं जिनमें इस चीज को दिखाया गया कि रोबोट इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उसने ह्यूमन को ही साइड पे कर दिया कि ह्यूमन साइड में हो जाए, मैं खुद ये सारे काम कर लूंगा। तो दैट इज बेसिकली थिंग जो सोचा जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता। अगेन इट डिपेंड्स कि कैसे है। लेकिन हेल्पफुल होगा अगेन, लेकिन बिल्कुल ह्यूमन आउट ऑफ द लूप नहीं हो सकते। ह्यूमन को इन लूप रखना बहुत जरूरी है, और वो रहेगा हमेशा। ठीक है, अ, वो जरूर वो नहीं हट सकता। ठीक है, तो डेट इज बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? स्टडी ऑफ एजेंट्स। ठीक है, वेयर वी स्टडी बिहेवियर ऑफ एजेंट्स which exist in any environment, and in that particular environment it's observing or perceiving from its sensors, and acting or with the help of actuators, or performing actions with the help of actuators. And currently we are at artificial narrow intelligence, and in future uh, the expectations are more likely to be uh, like we will achieve artificial general intelligence. ठीक है, तो ये बेसिकली अभी तक हमारे एक माइंड में है। मे बी ऐसा हो, मे बी ऐसा ना हो, नॉट कंफर्म। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि एआई विल हेल्प अस लाइक इट्स डूइंग नाउ, करंटली डूइंग। लेकिन कंप्लीटली ह्यूमन आउट ऑफ द लूप नहीं हो सकता। तो ह्यूमंस आउट ऑफ द लूप नहीं होंगे, लेकिन एआई भी साथ साथ चलेगी। तो दोनों चीजें पैरेलल कह लें आप, एक तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू था, जो कि बेसिकली ये है। इसका मैं लिंक गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा मुजम्मिल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो थ्योरी लिखी है कोई बहुत अलग कोई कहानी नहीं है, बहुत आसान ही कहानी है, और उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, कि इसको भी मैंने ही लिखा है,
अभी मैं ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि किस कहाँ पे क्या काम की बात लिखी है, तो इसीलिए वहीं पे आके उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ एंड में मैंने डिस्कशन किया कि एआई से एजीआई पे कैसे जा सकते हैं, तो वो अभी आपका टारगेट नहीं है, तो वो फिलहाल अभी आप छोड़ दें। ठीक है, कि एजीआई तक कैसे जाया जा सकता है वो फिर बात की डिस्कशन है, जब एआई इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे तब उसमें इंशाल्लाह इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, कि कैसे आप आगे उसमें जा सकते हैं। ठीक है। एक छोटी सी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, कि जाहिर सी बात है, जब जब एजेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एजेंट जब एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा तो इसको कोई ना कोई मेमोरी चाहिए जिसके अंदर ये अपनी परसेप्ट्स को, जिसको जो ऑब्जर्वेशन है उनको मेंटेन करे। ठीक है, तो वो बेसिकली वो नॉलेज बेस होता है। नॉलेज बेस बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, रूल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, एक तरीका रूल होता है। ठीक है, कि अगर एक नंबर है जो डिवाइडेड डिविजिबल बाय 2 है तो ये इवन है, अदरवाइज ये ऑड है। तो इस तरीके के डिफरेंट रूल्स का कलेक्शंस मिल के इन रूल्स से आपका एक नॉलेज बेस तैयार होता है, और नॉलेज बेस को यूज करते हुए आपके एजेंट्स या मेजरली एआई सिस्टम्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया। इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आप लोग अब प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो अब खुद ही या तो दे दें अपने नेम्स, या मैं जो अटेंडेंस के अकॉर्डिंगली या तो करना शुरू कर दूंगा, मर्जी है। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी उस क्लास से आप लोग फिर अब प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। अपने जो प्रेजेंटेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जिसने जो जो टॉपिक्स फाइनलाइज करे हैं तो वो उनके ऊपर प्रिपरेशन कर लें, और प्रेजेंट करना फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। लिंक इसका मैं शेयर कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, अभी शेयर कर देता हूँ जैसी क्लास फाइंड अप होती है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोग फिर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप प्रेजेंट तो करो, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगा फिर। ठीक है, मोहम्मद फैजान, तुम्हारा पेपर चेक नहीं हुआ? कहाँ सो रहे थे भाई? तो इतने दिन पहले चेक हो चुके हैं पेपर्स, आपका पेपर चेक नहीं हुआ? आपको आप सो रहे थे कितने दिनों से? आप ईमेल करो मुझे अगर, तो मैंने चेक कर दिया होगा ना जो ईमेल पे पिछली क्लास में, तो चेक करके मैंने रिजल्ट डाल दिया था। भाई क्या हो गया यार, मुझे कंफ्यूज कर दिया अचानक से। मैंने ईमेल फॉरवर्ड की थी ना, वही ना? मेरे ख्याल से मैंने कर दिया था, मैंने मार्क्स भी अपलोड कर दिए थे तुम्हारे। मैं देखता हूँ, देखता हूँ, अभी देखता हूँ। ठीक है, क्या बता दूँ अवैस? क्या बताऊँ? अवैस मुगल, ऑनलाइन ही देनी है यहाँ पे, जाहिर सी बात है। जैसे क्लास हो रही है इस तरीके से क्लास में आप प्रेजेंट करोगे स्क्रीन अपनी शेयर करके, बस। ये तो मैं बहुत पहले डिस्कशन कर चुका हूँ भाई। अल्लाह हाफिज।